हेलो एवरीवन। इतिहास विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली जो हमारी क्लास थी उसको हमने छोड़ा था कि कांग्रेस की स्थापना जो है किस प्रकार से हुई। और हमने देखा था कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार की मान्यताएं थीं, मत थे, सिद्धांत थे, जैसे कि सेफ्टी वाल्व के तहत स्थापना किया जाना और अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के प्रति किस प्रकार से नीति अपनाई, कांग्रेस क्या थी, ये हमने विस्तृत चर्चा जो है पिछली क्लास में की हुई थी। उसके आगे हम बढ़ते हुए हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो जब से ये कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है, तब से हम क्या मानते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की जो है शुरुआत मानी जाती है। और ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है 3 चरणों में भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं, जिसका पहला चरण जो है उदारवादी होता है, दूसरा चरण जो हम पढ़ते हैं वो उग्रवादी चरण होता है, और जो तीसरा चरण हम पढ़ते हैं वो तीसरा चरण हमारा होता है गांधीवादी चरण। अब इन 3 चरणों को जो है क्रम से पढ़ेंगे, एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज की क्लास में जो है हम चर्चा करेंगे प्रथम चरण पर, जो होगा हमारा उदारवादी चरण की हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। बाकी इनको भूल जाइएगा अभी हाल में कि उग्रवादी चरण क्या था और गांधीवादी चरण था। ये जो है भारत के इतिहास का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन जो हमने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रयास किया है, उस प्रयास को हम 3 चरणों में बांटते हैं। उसका पहला चरण है आपका उदारवादी चरण, इसी की हम चर्चा करते हैं। तो चलिएगा ध्यानपूर्वक क्लास को जो है अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से ये आपको जो है विस्तृत तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। चलिएगा हम एक पेज लेते हैं और उसमें जो है चीज़ों को क्या करते हैं, कवर करते हैं। हमारे पास में है उदारवादी आंदोलन, जो है हमें क्या करने हैं, अभी जो है डिस्कस करना है। तो हमारे पास में है क्या, उदारवादी चरण। ठीक है, उदारवादी चरण हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। और आप जानते हैं उदारवादी चरण क्या होता है कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, और 1885 से लेकर के जो 1905 तक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रयास किया गया, उस समय को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे कि उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर इसको जो है उदारवादी चरण ही क्यों कहा गया, यानी कि इन्हें जो है यहाँ के जो इसमें हम देखेंगे, जैसे कि उदारवादी चरण में प्रमुख है नेता कौन कौन से हुए, उन पर हमारी क्या होगी, चर्चा होगी। प्रमुख है नेता, और ये उदारवादी इन्हें मतलब यह नाम क्यों दिया गया, यह नाम क्यों दिया गया, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देन इसके बाद में हम देखेंगे कि उदारवादियों के कार्य करने का तरीका क्या था, यानी कि इनकी हम क्या देखेंगे, कार्य पद्धति पर जो है हम चर्चा करेंगे। कार्य पद्धति कहिए या फिर विचारधारा कहिए, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि उदारवादियों की जो है क्या अचीवमेंट रही, इन्होंने जो है क्या उपलब्धियां हासिल की। ठीक है, इनकी उपलब्धियां देखेंगे। और बाद में हम देखेंगे कि उदारवादी जो एक प्रमुख नेता रहे हैं, इन सबके उदारवादी प्रमुख नेता के रूप में जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण जो गोखले हुए हैं, वो क्या है, एक प्रमुख उदारवादी नेता हुए, यानी कि सबके जिनके लीडर थे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। और इसी के साथ में हमारा क्या होगा, आज का टॉपिक खत्म होगा। प्रमुख नेता देखें इसमें, अगर उदारवादी जो नेता थे उनमें से गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी का जो है इसमें क्या आता है, नाम आता है। इसमें जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है, उदारवादी नेताओं में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है। इसमें जो है फिरोज शाह मेहता का नाम आता है, फिरोज शाह मेहता का नाम आता है। तो ये जो है, और इसमें एक नाम और आप पढ़ सकते हैं, जो है बदरुद्दीन तैयब जी। क्या पढ़ सकते हैं, एक जो दूसरा नाम है इसमें बदरुद्दीन तैयब जी का नाम पढ़ सकते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी का नाम जो है हम क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा दिनासा वाचा का नाम आपने सुना होगा, वह भी आते हैं। और पी अनंत चार्लो भी दक्षिण में रहते हैं। लेकिन एक प्रमुख नेता की जब हम क्या देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व देखेंगे, तो वहाँ पर इनकी ज़्यादा डीप चर्चा होगी। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ नाम पर देखेंगे कि ये नेता जो है इसके अंतर्गत रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो उदारवादी नेता हैं,
इनके चरण को उदारवादी ही क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी जो मांगे होती थी वो कैसी होती थी? इनकी मांगे जो है उदार हुआ करती थी। कैसी उदार होती थी? यह जो है मांगों के रूप में जो इनका तरीका होता था वो कुछ इस प्रकार से था कि यह जो है सबसे पहले क्या लिखते थे? अंग्रेज सरकार को जो है प्रार्थना पत्र लिखते थे। क्या लिखते थे? यह जो है प्रार्थना पत्र लिखते थे। अंग्रेज उसमें ध्यान नहीं देते थे तो फिर ये क्या लिखते थे? स्मरण पत्र लिखते थे। स्मरण पत्र लिखते थे। फिर भी ध्यान नहीं देते थे तो यह जो है नेता क्या करते थे? एक शिष्टमंडल भेजते थे, यानी कुछ लोगों को जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष भेजते थे। और फिर भी अगर ध्यान नहीं देते थे तो यह जो है संवैधानिक तरीके से क्या करते थे? भूख हड़ताल करते थे, यानी कि एक बैठक टाइप की जो है करते थे, शांतिपूर्वक जो है बैठक करते थे। ये सभी मांगे क्या होती थी? उदार होती थी। यह जो है क्या करते थे? हिंसा का जो है यह समर्थन नहीं करते थे। और यह जो है ऐसा नहीं था कि मतलब हमें जो चीज़ चाहिए वो क्या करेंगे, हम ज़बरदस्ती ले लेंगे, ऐसा नहीं था। तो उदार मांगों के कारण इन्हें क्या कहा गया था? उदार कहा गया था। इनके कार्य करने का तरीका क्या था? तो ये कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं ये सभी की सभी क्या है? कार्य पद्धति जो है इनकी तरीका है। और इनकी अचीवमेंट क्या रही हैं? तो इनकी अचीवमेंट भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपसे जो है पूछा जाता है, इस पर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। कार्य पद्धति या विचारधारा की जो है हम क्या करते हैं? उदारवादियों की जो है क्या कार्य पद्धति थी और क्या विचारधारा थी, उस पर हम क्या करते हैं? अपना बात रखते हैं। तो इधर देखिएगा कि जो उदारवादी नेता हैं उनकी हम क्या देखते हैं? कार्य पद्धति देखते हैं। ठीक है, कार्य पद्धति। कार्य पद्धति और इनकी जो है विचारधारा कैसी थी उस पर हम क्या करते हैं? बातों को जो है समझते हैं। विचारधारा सबसे पहला जो हमारा इसमें पॉइंट होगा वो कार्य पद्धति या विचारधारा में जो प्रथम पॉइंट है कि इनकी जो कार्य पद्धति के अंतर्गत थे, ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था इन्हें। क्या था? ब्रिटिश न्यायप्रियता में जो है इनको क्या था? विश्वास था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनका मानना था कि अंग्रेज़ों की जो शासन व्यवस्था है वह एक मतलब अच्छी शासन व्यवस्था है। जो उनकी न्यायपालिका है वो निश्चित रूप से क्या करेगी? न्याय करेगी। और हम भी अगर एक क्या है मतलब अपना केस लेकर के जाएंगे तो हमारे साथ में भी क्या होगा? न्याय होगा। इस पॉइंट को और विस्तृत समझने के लिए ध्यान दीजिएगा कि इनका मानना था कि अंग्रेज जो हैं क्या हैं? स्वतंत्रता प्रेमी हैं। ये मानते थे कि अंग्रेज जो क्या हैं? ये स्वतंत्रता प्रेमी हैं और भारतीयों को भी क्या करेंगे? स्वतंत्रता करेंगे। और ये चाहते थे, इनका मानना था कि अभी जो भारतीय क्या हैं? ये स्वतंत्रता प्रेमी हैं और यह भारतीयों को भी स्वतंत्रता देंगे, लेकिन अभी भारतीय क्या हैं? अयोग्य हैं। जिस दिन क्या हो जाएंगे? उनके अंतर्गत योग्यता आ जाएगी तो आसानी से ये क्या कर देंगे? इनको जो है शासन दे देंगे, या यूं कहिएगा स्वशासन जो है ये दे देंगे। तो इनका जो है इस प्रकार से मानना था। इस बात को मानते हुए जो है एक उदारवादी नेता हैं जिनका नाम है फिरोज शाह मेहता। बम्बई के बेताज बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। कौन? फिरोज शाह मेहता। महाराष्ट्र मुंबई के थे। और ये कहते हैं कि जो अंग्रेज हैं अंत में जो है हमारी पुकार पर ध्यान अवश्य देंगे। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। इनका ये स्टेटमेंट है कि अंग्रेज अंग्रेज जो होंगे, अंग्रेज अंत में हमारी हमारी पुकार पर, ठीक है, अंग्रेज जो हैं अंत में हमारी पुकार पर ध्यान अवश्य देंगे। ठीक है, तो ये जो कौन कहते थे? फिरोज शाह मेहता साहब जो है क्या है? ये बात कहते थे। वहीं दूसरे एक जो क्या है नेता हैं जिनका नाम है फिरोज शाह मेहता के बात अगर हम बात करें, हम बात करें किसकी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें। सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब की अगर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं तो ये क्या कहते हैं इस न्यायप्रियता के मामले में? ये कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता और उनकी उदारता में जो है पूर्ण विश्वास है। वो क्या कहते हैं कि अंग्रेज़ों की जो न्यायप्रियता है, न्यायप्रियता और
साथ ही साथ में जो अंग्रेजों की क्या है उदारता है, उसमें क्या है हमें जो है पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे। सीधे से जो है स्टेटमेंट पूछ लेता है कभी कभी प्रीलिम्स में भी कि यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था, तो आप कहेंगे कि जो उदारवादियों की कार्य पद्धति थी, उस कार्य पद्धति के अंतर्गत जो है उसके नेता थे, उन नेताओं में सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। वो इस बात को सिद्ध करते हुए वो कहते हैं कि हमें उनकी न्यायप्रियता में विश्वास है और उनकी उदारता में भी विश्वास है। ये दोनों नेता जो है स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनका पहला जो है कार्य पद्धति के अंतर्गत जो पहली बात हो जाएगी। दूसरी हम क्या करते हैं, जब इनकी कार्य पद्धति को देखते हैं अगले पॉइंट के रूप में, तो चलिएगा इनकी कार्य पद्धति में जब हमें पहली बात हमने क्या देखी कि इन्हें जो है ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था। दूसरा इनका तरीका था कि जो कार्य पद्धति के अंतर्गत जो दूसरा इनका तरीका था वो था ब्रिटिश शासन के प्रति जो है राजभक्ति। ये क्या रखते थे, ब्रिटिश शासन के प्रति इनकी क्या थी, राजभक्ति थी। इसका मतलब है ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्त, जैसे क्या हो जाए कभी कभी भक्त बन जाते हैं ना अपन, कभी भगवान के भक्त हो जाते हैं, तो कभी जो है क्या हो जाते हैं कई लोग राजभक्त हो जाते हैं। राजभक्त का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी राजा के भक्त हो जाना, शासन के भक्त हो जाना। तो इसी प्रकार से जो उदारवादी नेता थे वो क्या थे, ब्रिटिश शासन के प्रति जो है राजभक्त थे। और वो क्या करते थे, ब्रिटिश शासन के जो है वह प्रशंसक थे और साथ ही साथ में हम देखेंगे तो उनके प्रति यह जो है कृतज्ञता का भी भाव रखते थे। इसका कृतज्ञ का भी भाव रखते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिशों का शासन जो है क्या है, उच्च प्रकार का है। अगर भारतीयों को क्या करना है, एक मतलब उन्नत जीवन व्यतीत करना है, तो क्या करना होगा, ये जो है मतलब एक प्रकार का हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ पर शासन कर रहे हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा करते थे। और जैसे ही वो कोई कार्य करते थे तो उसके लिए ये अपनी कृतज्ञता का भाव भी जो क्या करते थे, व्यक्त करते थे, यानी कि आभार व्यक्त करते थे। इस संदर्भ में जो है फिरोज शाह मेहता कहते हैं कि मेरी राजभक्ति जो है चट्टान की तरह है। क्या कहते हैं, उदारवादी नेता जो है अपनी राजभक्ति को जो है चट्टान की तरह बताते हैं। और ये जो चट्टान की तरह है राजभक्ति बताते हैं वो कौन है, फिरोज शाह मेहता हैं। वो कहते हैं मेरी राजभक्ति जो है ब्रिटिश शासन के प्रति जो है कैसी है, चट्टान की तरह है। तीसरे इनके जो है हम कार्य करने को तरीकों को देखते हैं तो वो है पाश्चात्य शिक्षा के ये क्या होते थे, प्रबल समर्थक होते थे। पाश्चात्य शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा के जो है क्या होते थे, ये प्रबल समर्थक होते थे। इनका मानना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है वह स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र पर आधारित है और ऐसे मूल्य जो है हम यहीं से क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। इसलिए जो है उस शिक्षा का क्या करते थे, यह समर्थन करते थे। चौथी अगर इनकी कार्य पद्धति को हम देखेंगे तो चौथा इनका तरीका था कि ब्रिटेन के साथ में यह जो है स्थायी संबंध के पक्षधर थे। क्या थे, ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध के पक्षधर थे। ठीक है, इनका ऐसा मानना था कि भारत में जो है लगातार इनका क्या बना रहे, शासन बना रहे और भारतीयों को जो है स्वशासन की प्राप्ति हो जाए। इसलिए जो है क्या है, उनसे लगातार क्या जो है संबंध बनाए रखना चाहते थे। खासतौर से अगर कहते थे कि भारत की अगर जो हमें क्या करना है, भारत की प्रगति करना है तो हमें क्या करना होगा, इनको उस बात में जो है हमें स्थायी संबंध क्या रखने होंगे, जारी रखने होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह जो है संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। जो उदारवादी नेता होते थे वह संवैधानिक साधनों पर क्या करते थे, संवैधानिक साधनों में जो है विश्वास था इनका। जैसे कि कानून में जो प्रावधान दिए हैं उसी तरीके से हम क्या करेंगे, मांग करेंगे और गैर संवैधानिक तरीकों से जो है हम क्या करेंगे, मांग नहीं रखेंगे। जैसे कि प्रार्थना पत्र लिखना, जैसे कि शिष्टमंडल भेजना, और इसी को कई बार जो है राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी जो है कहा गया है कि मतलब एक कानूनी दायरे में रख कर के भिक्षा मांगना, इसी को जो है राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा गया है। अभी हम देखेंगे ये पॉइंट जो है मेंस के लिए कई बार आ जाता है कि
राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग क्या था, तो वो जो है यही युग है जो उदारवादियों का युग है, उस युग का कहा गया है राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा गया है। चलिएगा अगली कार्य पद्धति जो है हम देखते हैं, और पांच कार्य पद्धति या 5 तरीके जो है हम इनके देख चुके हैं। अगला तरीका जो हम देखते हैं, इनका जो अगला तरीका था 6वें नंबर में हम देखते हैं कि किस प्रकार से बात ये जो इनकी प्रशासनिक ब्रिटिश उदारवादी जो थे, उदारवादी नेता, यह क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे। किसमें? क्रमिक सुधारों में जो है, सुधारों में क्या था इनका विश्वास था, यानी कि इनका मानना था कि जो ब्रिटिश शासन है, या यूँ मानिएगा किसी भी उनको जो है विकास की अवस्था प्राप्त करनी है तो वह एकाएक संभव नहीं है। निश्चित रूप से इसमें क्या करना होगा, एक धीरे धीरे चलने वाली जो है विकास की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि अचानक से भारत विकसित हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये क्या कहते थे कि मतलब धीरे धीरे सुधार होंगे, धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा, और धीरे धीरे ही क्या होगा, क्रमिक विकास में जो है ये क्या करते थे, विश्वास करते थे। और क्रांतिकारी परिवर्तन के क्या थे, विरोधी थे। क्रांतिकारी परिवर्तन क्या है? देखिए विकास जो है 2 तरीके से हो सकता है। एक क्रमिक विकास, मतलब कि धीरे धीरे जो विकास होता है, और एक जो होता है क्रांतिकारी, यानी कि तुरंत ही होने वाला विकास। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन के क्या थे, पक्षधर नहीं थे। इनका मानना था कि सीधे हम क्या करेंगे, अगर जो विकास की बातें करेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएंगी। और हालांकि कहीं हद तक ये बात जो है काफ़ी सही भी है। इसके अलावा जो है इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक सुधारों की जो है मांग की। इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक सुधारों की जो है मांग की, प्रशासनिक सुधारों की मांग। अब ये जो है प्रश्न अपने आप में क्या है, एक प्रश्न है कि उदारवादियों की जो है प्रशासनिक मांगे क्या क्या होती थी। तो ये जो है अपने आप में भी क्या हो सकता है, प्रश्न हो सकता है। जैसे हम बात करें कि ये जो है प्रशासनिक मांगों में क्या क्या मांगते थे, ये मांगते थे कि जो भारत में क्या है व्यय हो रहा है, जो भारत में क्या हो रहा है व्यय हो रहा है, उसमें क्या किया जाए, कमी किया जाए। इनका मानना था कि जो टैक्स हैं, चाहे वो टैक्स नमक कर हो या फिर चाहे वो किसानों से लिया जाने वाला कर हो, उसको भी क्या किया जाए, कम किया जाए। और इनकी जो मांग थी कि जो ब्रिटिशों का क्या है शासन है, क्या है ब्रिटिशों का शासन है, उस शासन में क्या किया जाए, भारतीयकरण किया जाए, यानी कि उसमें जो है भारतीयों को क्या किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। भारतीयों को क्या किया जाए, शामिल किया जाए। इसके अलावा इनकी जो और मांग थी, कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। कैसे कार्यों को, कल्याणकारी कार्य, जैसे कि कुआं, तालाब और सड़कों का इत्यादि को क्या किया जाए, जो है कल्याणकारी कार्यों को क्या दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो और इनकी मांगें होती थीं वो न्यायपालिका, देखिएगा ये बहुत गहरा पॉइंट है, न्यायपालिका और जो कार्यपालिका होती थी, पहले एक ही होती थी। न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या किया जाना चाहिए, पृथक किया जाना चाहिए। हालांकि ये हमारे संविधान के आर्टिकल में भी लिखा हुआ है 50 में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा और गहराई में समझिएगा। पहले जो है डीएम होता था और या एसडीएम होता था, इनके पास में दोनों के दोनों अधिकार होते थे, इसीलिए आज भी इन्हें जो है डीएम एसडीएम कह दिया जाता था। कहीं ना कहीं ये जो है कलेक्टर का भी कार्य करते थे, और यह जो है डीएम एसडीएम की पावर भी यूज करते थे। जैसे कि इसका पूरा नाम होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। हालांकि वर्तमान के जो एसडीएम होते हैं वो न्यायिक कार्य नहीं करते हैं, तो पहले ये अंग्रेज़ों के ज़माने पर जो है होता था, तो इसलिए ये जो है पूरा उसी टाइम के जो है नाम चलते हैं, इंटरव्यू वगैरह में जो है पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना इनकी ये मांग थी। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 या 23 का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादियों की मांग नहीं है। उसमें जो है एक ये पॉइंट लिखा हुआ था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को विलय किया जाए, और बल्कि यहाँ पर क्या है, पृथक किया जाए। तो ये से बातें प्रीलिम्स में भी प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो इंडियन काउंसिल होती थी, क्या होती थी, इंडियन काउंसिल, जिसे भारत परिषद कहते थे, जो 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत में शासन करने के लिए बनाई गई थी, भारत परिषद और भारत सचिव, इसको क्या था कि समाप्त करने की भी क्या होती थी, इनकी मांग होती थी। ये जो है क्या है, एक प्रमुख मांगे हैं। अगर 7 नंबर में जो है एक छोटा प्रश्न आ जाता है तो ये क्या कर सकते हैं, आप जो है लिख सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं। चलिएगा अगली जो है, इनकी इतनी मांगे होती थी कि इनकी जो ये जो उदारवादी नेता थे, इनकी ये कार्य करने के तरीका थे, ये भी हमने देखा कि ये कैसे कार्य करते थे।
और इनमें देखा कि इनके जो कार्य करने का तरीका था वो कैसे करते थे और इनके जो मतलब साधन होते थे वो कैसे होते थे और इनकी मांगें क्या होती थी, ये भी हमने समझा। एक 8वीं मांग और जो क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इनकी जो 8वीं मांग होती है राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। ठीक है, स्वशासन की प्राप्ति पर जो है क्या करते थे कि मतलब अंग्रेज हमारे यहाँ पर शासन करते रहे केंद्रीय रूप पर, लेकिन स्थानीय स्तर पर हमें क्या दिया जाए, स्वशासन जो है दे दिया जाए, ताकि जो है जैसे विधानसभा है यहाँ पर जो है हमारे भारतीय लोग होना चाहिए, ऐसे मतलब स्थानीय स्तर पर शासन मांगे। जैसे कि अभी भी केंद्र में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शासन करता रहे और जो राज्य हैं हर राज्य में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो हमें दे दिया जाए। तो ऐसी जो है इनकी क्या होती थी, स्वशासन की मांग होती थी। तो अभी तक आपने क्या देखा कि इनकी विचारधारा कैसी थी, इनके विचार कैसे थे और मांगने का इनका तरीका क्या था और क्या क्या ये क्या करते थे, मांगते थे। आगे हम देखते हैं कि आखिर जो उदारवादी थे, हालांकि इनसे जो उग्रवादी नेता होते थे वो क्या थे, गुस्सा थे। तो ये कहाँ तक इन्होंने जो है सफलता अर्जित की, इसके बारे में क्या करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यानी कि इनकी हम क्या देखते हैं, उपलब्धियां देखते हैं। ठीक है, उदारवादियों की जो है उपलब्धियां क्या क्या रही, इस बात पर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जो है चर्चा करते हैं। कम से कम 4-5 उपलब्धियां जो है आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के जो 1905 तक का क्या रहा, समय रहा, इस समय में जो है राष्ट्रीय आंदोलन को क्या क्या जो है फायदा हुआ, या इन्होंने जो उदारवादी चरण था इस दौरान के नेताओं ने क्या क्या हासिल किया, उस बात की क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो इनके प्रयासों के कारण क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना का जो है प्रसार हुआ। क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना का राष्ट्रीय चेतना का जो है प्रसार हुआ। अब ये लोग क्या करते थे कि कांग्रेस की बैठक जो है आयोजित करते थे, उसमें जो है जात पात की बजाय जो है एक एकता पर जो है ये भाषण देते थे और आगामी रणनीति तय करते थे। लोग जो है इनसे छोटी छोटी जो संस्थाएं थी वो क्या है, कांग्रेस से जुड़ने लगी थी। इसलिए जो है कहीं ना कहीं क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना का जो है प्रसार हुआ। ब्रिटिश सरकार की जो है इन्होंने त्रुटियां प्रकट की। क्या किया इन्होंने, ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार की त्रुटियां त्रुटियां प्रकट की, या यूं कहिए कि जनता के सामने लेकर के आए। कई लोगों ने जो है अलग अलग संगठन बनाए, तो कई लोगों ने क्या किया, समाचार पत्र निकाले। कई लोगों ने जो है, कैसे मैं खास तौर से एक एग्जाम्पल लिखूं, किसका एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं लिखता हूं दादा भाई नौरोजी का नाम लिखता हूं। और इन्होंने क्या किया, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। और इस धन निष्कासन से जो है यह बात निकल कर सामने आई कि भारत का धन जो है क्या जा रहा है, भारत से बाहर जा रहा है। तो इनकी जो है कुछ है गलत तरीका है अंग्रेजों का, तो उसको क्या किया इन्होंने जो है प्रकट करने का प्रयास किया। और भारतीयों को जो है कहीं ना कहीं इनके प्रयासों के माध्यम से भारतीयों को क्या हुई, राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई। भारतीयों को जो क्या हुआ, राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई, राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई। अब ये कैसे प्राप्त हो गई, अब जब ये क्या होते थे कि एक बैठक लगाते थे, बैठक में कुछ ना कुछ भाषण दिए जाते थे, उनसे जो है उनमें चर्चा होती थी किस प्रकार से जो है अधिकारियों के सामने, नेताओं के सामने अपनी बात रखनी है, किस प्रकार से हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है, किस प्रकार से जो है लोगों को एक करना है। तो इन सब के माध्यम से जो है इन्हें क्या हुआ, भारतीयों को जो है राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई। और अगली बात करें तो भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। पृष्ठभूमि तैयार की किसने की, उदारवादियों ने ही तैयार की हुई थी। क्योंकि जब इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, आर्थिक नीतियों की आलोचना की, तो इन सब से क्या हुआ, लोगों में गुस्सा फूटा, किसी ने समझा, किसी ने जो है उनके सामने बात की। तो अंततः जो है, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संगठन हो जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो उससे जो लोग जुड़े हुए थे तो उन्होंने क्या किया, बाद में आंदोलन किए। फिर चाहे वो उनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र हों, तो उन समाचार पत्रों से जो क्या हुआ, लोगों में भावनात्मक रूप से क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब सांस्कृतिक रूप से यूँ कहिए अपने देश के प्रति जो है भावना का विकास हुआ। तो आगे चल करके जैसे देखोगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सिविल सेवा के लिए आंदोलन किया, और आगे चल करके लाल लाजपत राय इत्यादि लोगों ने क्या किया,
जो है बंगाल आंदोलन का विरोध किया। तो इनके अंदर ये भावना आई कहाँ से, जड़ें जो तैयार की हुई थी। जैसे मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट देता हूँ, ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, याद रख सकते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन वो मध्य प्रदेश के क्या रहे हैं, प्रथम राज्यपाल भी रहे हैं। इनका नाम है सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। ये जो है इनके प्रयासों को जो उदारवादियों ने जो प्रयास किए थे, इन्हें जो है आधार का जो है रूप में माना हुआ है। किसके रूप में, वो कहते हैं कि यह आधार से कम नहीं है, ठीक है। और जिस प्रकार से क्या किया जाता है, एक मकान का निर्माण किया जाता है, क्या किया जाता है, एक मकान का निर्माण करते हैं और आगे चल करके वो मकान जो है कई खंड का बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन उसके आधार में जो होता है वो क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, कत्तल होते हैं और रेती होती है। तो वो इतनी मजबूत नहीं होती जितनी कि यहाँ के जो है पिलर मजबूत होंगी, जितनी यहाँ की दीवारें होंगी। लेकिन जितनी ऊंचाई पर जो ये बना हुआ है ना, तो उसका आधार कहाँ है, यहाँ पर है। अगर यहाँ से कुछ कमी होती है या टूटती है, यहाँ टाइम लगता है, तो इसकी गलती नहीं है, क्या इसकी गलती नहीं है। तो ये मतलब आधार के रूप में बताते हैं, कहते हैं आगे चल करके जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी या बड़े बड़े जो लक्ष्य हासिल किए गए, उसका आधार क्या था, ये उदारवादी आंदोलनों के जो है प्रयास थे। क्योंकि ये जानते थे कि उस समय पर अगर सीधे अंग्रेजों से क्या किया जाएगा, लड़ाई किया जाएगा, तो उस समय पर ये वही ब्रिटिश शासन था जिसके शासन में जो है कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। तो ये जो है कांग्रेस को ख़त्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और हमारी जो है ये जो एक मंच बना हुआ है राष्ट्रीय स्तर का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है इनकी कुछ उपलब्धियां हैं। और अगर इनकी उपलब्धियों की और बात करें तो कह सकते हैं कि जो भारत परिषद अधिनियम था, क्या था, भारत परिषद अधिनियम, और ये कब आया हुआ था, ये आया था 1892 में। इस अधिनियम में जो है पहली बार अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारतीयों को जो है शामिल किया था। हालांकि भारतीय इसके पहले भी शामिल थे। तो इसमें अगर बात करेंगे तो प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं के जो है विकास में प्रथम कदम माना जाता है। यानी कि एक जैसे इसमें कुल मिलाकर के प्रावधान ये था कि जो भारतीय इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे, क्या होंगे, जो इसमें भारतीय शामिल होंगे या चुन करके आएंगे, तो उनको जो क्या होगा, बजट पर जो है प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। क्या होगा, बजट पर जो है क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये प्रश्न पूछेंगे तो ये सरकार से क्या है, एक प्रकार की जवाबदेहिता है। और ये जवाबदेहिता कहाँ से मिली, तो ये जो है उदारवादी आंदोलनों के प्रयासों से ही जो है मिली हुई थी। इसके अलावा कह सकते हैं कि भारतीयों को जागरूक किया, ब्रिटिश नीतियों की जो है आलोचना के माध्यम से उनके खोखलेपन को जो है उजागर किया। तो ये क्या हो जाएंगी, इनकी जो है अचीवमेंट हो जाएंगी। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि कई बार जो है आरोप लगता है किन पर, उदारवादियों की राजनीति पर। यह जो है एक भिक्षावृत्ति की जो है राजनीति रही है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शब्द को समझते हैं ताकि अगर ऐसा शब्द आए तो आप जो है आसानी से जोड़कर समझकर जो है लिख पाएँ। राजनीतिक भिक्षा वृत्ति का युग। जैसे ऐसा मेंस में प्रश्न हो सकता है कि उदारवादी जो चरण था, उस उदारवादी चरण को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग माना जाता है। इस संदर्भ में आप क्या समझते हैं या प्रकाश डालिएगा इस तथ्य पर या घटना पर। तो आप देखेंगे जो उदारवादी चरण था, जो उदारवादी चरण था, दरअसल उदारवादी चरण को ही क्या कहा जाता है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा जाता है। और ये युग जो है कब तक आप कहेंगे, 1885 से लेकर के 1905 तक के जो है समय को क्या कहेंगे आप, इस यह युग कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इनके जो एक क्या है, आप कहेंगे ब्रिटिश शासन है, भारत में जो गवर्नमेंट चला रहा है वो कौन है, ब्रिटिश शासन है। और इधर जो उदारवादी नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी मांगे जो है इनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि देखेंगे ये क्या करते थे कि सबसे पहले जो है प्रार्थना पत्र लिखते थे, प्रार्थना पत्र लिखते थे। फिर इसके बाद ये क्या करते थे, अंग्रेजों से जो है प्रार्थना करते थे, मतलब निवेदन करते थे, आवेदन देते थे। इसके बाद जब शासन ध्यान नहीं देता था तो ये क्या करते थे, फिर दोबारा से उन्हें याद करवाने के लिए कि हमने साहब कुछ पत्र भेजा हुआ था, स्मरण पत्र भेजते थे। जब स्मरण पत्र पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, शिष्टमंडल भेजा, एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। और फिर इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो इन्होंने क्या किया, शांतिपूर्वक जो है बैठक की कलेक्टर बंगला के सामने या फिर
पुलिस थाने के सामने या फिर न्यायपालिका के सामने, और अंततः फिर ये क्या करते थे, भूख हड़ताल करते थे, भूख हड़ताल करते थे। इन सब परिणामों के बावजूद भी ब्रिटिश शासन ने क्या जवाब दिया, इनसे जो है अप्रभावित रहा, मतलब ब्रिटिश शासन पर कोई जो है प्रभाव ही नहीं पड़ा। और चूंकि ये क्रांतिकारी परिवर्तन में नहीं करते थे, मतलब कि एक क्रमिक विकास में वो करते थे, इसलिए अंग्रेज जो है इनकी मांगे मानने से क्या कर देते थे, इनकार भी कर देते थे। साथ ही साथ में जो है इनके मांगों की क्या करते थे, अंग्रेज उपेक्षा करते थे। फलस्वरूप जो है क्या हुआ कि जो उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नेता थे, ये कहते थे कि ये लोग जो हैं, यानी कि उदारवादी जो लोग हैं, ये क्या है, मैं एक शब्द उपयोग कर रहा हूँ, भिखारी। ये भिखारी हैं जो इनसे क्या मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, और वो भिक्षा दे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा देश है, इनसे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। तो इनकी दृष्टि से जो है क्या है, ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग था, और वो भिक्षा देते भी थे या नहीं देते थे। लेकिन हर एक चीज़ को जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक उसे क्रमिक विकास में जो है देखा जाना चाहिए। तो ये जो है क्या है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग है, इसी को कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो मांगे होती थी वो बहुत नॉर्मल सी मांगे होती थी, जिनको जो है कोई देता भी था और नहीं भी देता था, और इससे जो है आसानी से इनकार कर दिया जाता था। तो ये क्या है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग भी इसे कह दिया जाता था। अब एक बात और है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनको भी देखिएगा थोड़ा सा, कि एक प्रमुख उदारवादी, मतलब जो ये चरण चला है उदारवादी नेता के रूप में, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देख लीजिएगा। इन्हें क्या कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। हालांकि अभी जो है हम दादा भाई नौरोजी पर जो है एक विस्तृत चर्चा करेंगे, अलग से वो राष्ट्रीय आंदोलन के व्यक्तित्व में जो है हमारी इस पर उन पर विस्तृत चर्चा होगी, क्योंकि वहाँ से भी धन निष्कासन वगैरह से प्रश्न बनता है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो यह जो है 19वीं शताब्दी के अद्वितीय व्यक्ति थे, ठीक है। और इन्हें देखा जाए तो ये 1902 में क्या बनते हैं, जो इंडियन नेशनल लेजिस्लेचर थी, इंडियन नेशनल लेजिस्लेचर थी, यानी कि केंद्रीय विधानसभा थी, उसमें क्या बनते हैं, ये सदस्य बनते हैं, और ये लंबे समय तक उसमें क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं। इसके अलावा इन्होंने 1905 में क्या किया था, एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने जो है 1909 का अधिनियम जो अंग्रेजों ने लाया हुआ था, उस अधिनियम में क्या किया, 1909 है कि अधिनियम में जो है क्या दिया, एक बेहतर योगदान दिया। इसके अलावा देखेंगे तो ये क्या बनते हैं, जो 1905 का बनारस अधिवेशन है, कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ, यानी कि बनारस में जो कांग्रेस की बैठक हुई, उस बैठक की इन्होंने क्या किया, अध्यक्षता किया। इसके अलावा इन्होंने जो है एक महान राष्ट्र निर्माता के रूप में कार्य किया, महान राष्ट्र निर्माता के रूप में कार्य किया। इसके अलावा देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने हमेशा क्या किया, स्वशासन की मांग का जो है समर्थन किया। इसके अलावा जो देखेंगे तो जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने क्या किया था, इनको अपना गोपाल कृष्ण गोखले को जो है राजनीति के गुरु के रूप में भी जो है स्वीकार किया था। तो ये जो है इन्होंने कुछ गोपाल कृष्ण गोखले ने कार्य किए, और इनके बारे में जो है बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, इनके बारे में जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है एक स्टेटमेंट दिया था कि वह जो है भारत के जो है रत्न हैं, क्या कहते हैं, भारत के रत्न हैं, और साथ ही साथ में जो है महाराष्ट्र के सपूत हैं, महाराष्ट्र के सपूत, महाराष्ट्र के सपूत और भारत के रत्न के रूप में क्या किया है। और जितने भी उदारवादी नेता हैं, उन उदारवादी नेताओं में जो है ये क्या हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ बताए थे। तीन जो है ये बातें कहते हैं कौन, गोपाल कृष्ण गोखले।
तो इस प्रकार से क्या है, ये उदारवादी चरण हमारा चलता है। और उदारवादी चरण में हम देखते हैं कि उदारवादी जो नेता रहते हैं उनकी मांगें उदार रहती हैं। कुछ प्रशासनिक सुधारों की मांग करते हैं, कल्याणकारी कार्यों की मांग करते हैं, और बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनका सिद्धांत ही था कि क्रम के जो विकास में भरोसा करना, ब्रिटिश न्यायप्रियता में भरोसा करना और अंग्रेजी राज्य का समर्थन करना। तो ये सभी क्या है बातें हैं। चलिएगा, आज के जो आपके क्या होने वाले हैं, प्रश्न होने वाले हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जो है, इतिहास में आप कौन कौन से प्रश्न जो है हो सकते हैं उनको जो है यहाँ पर देख लेते हैं। एक प्रश्न यहाँ से जो है पूछा जा चुका है मेंस में, तो उसकी क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। चलिएगा, 2 मार्कर में जो आप प्रश्न लिखेंगे यहाँ पर, तो वो होगा आपका, जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 नंबर में प्रश्नों की अगर बात करें तो सिंपल सा नेताओं पर आधारित जो है क्या बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं, एक हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा हो जाएगा उदारवादी चरण। और तीसरा प्रश्न जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि उदारवादी चरण हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और जो यहाँ आपको 7 नंबर या 11 नंबर में जो करना चाहिए, 7 नंबर में ही करिएगा एक प्रश्न, और वो है कि प्रमुख है उदारवादियों की जो है, उदारवादी चरण की प्रमुख उपलब्धियों पर जो है प्रकाश डालिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 7 नंबर में जो है प्रश्न हो जाएगा। 7 नंबर की जो शब्द सीमा रहेगी वो रहेगी 50 से 60 शब्द, और इनकी जो शब्द सीमा रहेगी वो होगी 10 से 20 शब्द। चलिएगा, लिख करके जो है भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच।